आज है 21 अक्टूबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में, हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज के पॉडकास्ट में हम बिहार चुनाव की गहमागहमी पर बात करेंगे, जहां सीटों पर खींचतान के बीच आरजेडी ने अपनी सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस में टिकटों को लेकर खुली जंग छिड़ गई है। बीजेपी में भी बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं और नेताओं के बिगड़े बोल विवाद खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्यों एक प्रसिद्ध विदेशी हिंदी विद्वान को वैध वीजा के बावजूद भारत में घुसने से रोक दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका से भारी टैरिफ की चेतावनी मिली है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 96 लाख फर्जी मतदाताओं का दावा कर चुनाव रोकने की मांग की है, तो यूपी की दलित राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और मध्य प्रदेश से एक दलित युवक से बर्बरता की खबर ने फिर से सबको झकझोर दिया है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे आज के हरकारा में। बिहार विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के नामांकन की समय सीमा से कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सोमवार को 143 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी। राज्य में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर वैशाली जिले की अपनी पारंपरिक राघवपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट यादव परिवार के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम रही है, जहां से पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तेजस्वी 2015 से यहां से विधायक हैं और अब लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। इस सूची में सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजद के 5 उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के ही दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी वैशाली, लालगंज और कहलगांव में कांग्रेस के खिलाफ और तारापुर और गौरा बोराम में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। हालांकि राजद ने कुटुंबा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, जो वर्तमान में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के पास है। इससे दोनों सहयोगियों के बीच एक बड़े टकराव की आशंका टल गई। राजद की सूची में कई प्रमुख नाम शामिल हैं। आलोक मेहता उजियारपुर से, मुकेश रोशन महुआ से और अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर से अपनी सीटें बचाने की चुनौती का सामना करेंगे। लालू प्रसाद के निजी सहायक भोला यादव बहादुरपुर सीट से मंत्री मदन सहनी को चुनौती देंगे। पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी सीवान से और हिंदू धर्मग्रंथों पर विवादास्पद बयानों से चर्चा में रहे पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मधेपुरा से अपनी मौजूदा सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अपने पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का ध्यान रखा है, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों और सवर्णों को भी टिकट दिए हैं। राजद ने 21 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है, जो उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों जदयू और भाजपा से कहीं ज्यादा है। छवि सुधारने की कोशिशों के बजाय राजद ने व्यवहारिक राजनीति को प्राथमिकता दी है। बाहुबली नेता बोगो सिंह मटिहानी से खुद मैदान में है, जबकि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब रघुनाथपुर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं मोकामा में गैंगस्टर से नेता बने सूरज भान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी अपने पति के कट्टर प्रतिद्वंद्वी अनंत सिंह को चुनौती देंगी। इस बीच कांग्रेस ने भी सोमवार को 7 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए, जिससे पार्टी के कुल घोषित उम्मीदवारों की संख्या 61 हो गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर औपचारिक समझौता न होने के कारण कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। नरकटियागंज, लालगंज, वैशाली, सुल्तानगंज, कहलगांव और सिकंदरा जैसी 6 सीटों पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजद ने अपने 36 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और नए चेहरों और अनुभवी नेताओं का मिश्रण चुना है। पार्टी के उम्मीदवारों में 35 से ज्यादा यादव, 18 मुस्लिम और 20 अनुसूचित जाति से हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस बिहार में अपनी सहयोगी आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर ही बगावत छिड़ गई है। प्रदेश नेतृत्व पर टिकट वितरण में पैसे के लेन देन के गंभीर आरोप लगे हैं। शनिवार को टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के एक समूह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव, खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव और पूर्व विधायक गजानंद शाही शामिल थे। आनंद माधव ने पार्टी के रिसर्च विंग के प्रमुख पद से इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा, मुझे डर है कि टिकट वितरण के इस तरीके से हम चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा एल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधा।
खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव ने आरोप लगाया कि बिहार कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेता को अपनी गलतियों में उनका साथ देने की धमकी दी। छत्रपति यादव की जगह एआईसीसी सचिव चंदन यादव को टिकट दिया गया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा अल्लावरू के कड़े रुख के कारण ही राजद के साथ सीट बंटवारे पर गतिरोध पैदा हुआ। राजद कांग्रेस को 55 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन अल्लावरू 61 सीटों पर अड़े रहे। अल्लावरू का कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है और वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि अल्लावरू बिहार इकाई को एक कॉर्पोरेट की तरह एक सलाहकार की सलाह पर चला रहे हैं, जिससे पार्टी की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। उधर बिहार में बीजेपी के अंदर की तकरार खुलकर सामने आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता आरके सिंह ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी के उपमुख्यमंत्री और प्रमुख उम्मीदवार सम्राट चौधरी को वोट न देने की अपील कर दी। सिंह ने लोगों से आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को खारिज करने की सलाह दी, भले ही वे आपकी जाति के हों। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कोई भी उम्मीदवार बेदाग नहीं है तो नोटा का विकल्प चुनें। सिंह ने जिन उम्मीदवारों का नाम लिया उनमें बीजेपी के सम्राट चौधरी तारापुर और जेडीयू के गैंगस्टर से नेता बने अनंत सिंह मोकामा शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने जगदीशपुर और संदेश से जदयू के उम्मीदवारों और आरा से राजद उम्मीदवार दीपू सिंह और रघुनाथपुर से उसामा शहाब का भी नाम लिया। आरके सिंह पिछले साल आरा लोकसभा सीट हारने के बाद से ही राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। हाल ही में उन्हें भाजपा की चुनाव अभियान समिति और घोषणापत्र समिति से भी बाहर कर दिया गया था। माना जा रहा है कि यह तब हुआ जब उन्होंने प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सम्राट चौधरी समेत कई पार्टी नेताओं से जवाब मांगा था। बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। बिहार चुनाव की शुरुआत के साथ ही बीजेपी नेताओं की सांप्रदायिक टिप्पणियां भी तेज हो गई हैं। द वायर के अनुसार केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अरवल में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें नमक हराम लोगों का वोट नहीं चाहिए। उनका तर्क था कि जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं उनका नैतिक दायित्व है कि वे सत्तारूढ़ पार्टी को वोट दें। आलोचना के बावजूद सिंह ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल ये बताना था कि सरकारी योजनाएं भेदभाव रहित होती हैं। वैध वीजा के बावजूद हिंदी की विदुषी फ्रांसिस्का ओरसिनी को भारत से निर्वासित किया गया। हिंदी की प्रसिद्ध विद्वान और लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज सोएस में प्रोफेसर फ्रांसिस्का ओरसिनी को सोमवार रात भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उनके पास 5 साल का वैध ही वीजा था, इसके बावजूद उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से तुरंत निर्वासित कर दिया गया। द टेलीग्राफ के अनुसार ओरसिनी चीन में एक अकादमिक सम्मेलन में भाग लेने के बाद हांगकांग के रास्ते दिल्ली पहुंची थीं। आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोका और इस इनकार का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। ओरसिनी एक साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने दक्षिण एशियाई साहित्यिक संस्कृतियों और हिंदी उर्दू पर दशकों तक काम किया है। उनकी 2002 की पुस्तक द हिंदी पब्लिक स्फीयर 1920-1940 काफ़ी प्रशंसित है। रूसी तेल खरीदना जारी रखा तो भारी टैरिफ के लिए तैयार रहे भारत। ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो वे लगातार भारी टैरिफ का भुगतान करते रहेंगे। जब उनसे भारत के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया था कि सरकार को मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं तो वे बस भारी टैरिफ का भुगतान करते रहेंगे और वे ऐसा नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र में 96 लाख फर्जी मतदाता सूची साफ करके ही चुनाव हो। राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि जब तक इस सूची को साफ नहीं किया जाता तब तक महाराष्ट्र में चुनाव न कराए जाएं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा अभी विश्वसनीय जानकारी मिली है कि 96 लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है। यह महाराष्ट्र और देश के मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर वोटों की गिनती करने का निर्देश दिया। बेटियां यदि गैर हिंदू घरों में जाएं तो उनकी टांगें तोड़ दो। प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है।
एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू माता पिता से आग्रह किया कि यदि उनकी बेटियां विधर्मी यानी दूसरे धर्म के व्यक्ति के घर जाने की कोशिश करें तो उन्हें कड़ा दंड दें। खबरों के अनुसार प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि माता पिता को अपनी बेटियों को नियंत्रित करने के लिए उनकी टांगें तोड़ देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मकतूब मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा, अपने मन को मजबूत कर लेना और इतना मजबूत कर लेना कि अगर लड़की आपकी बात नहीं मानती, अगर वो किसी विधर्मी के घर जाने की जिद करती है तो उसकी टांगें तोड़ने में भी कोई कसर मत छोड़ना। उनके इस बयान की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है और उन पर हिंसा भड़काने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में दलित युवक से बर्बरता, पेशाब पीने को किया मजबूर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक 25 वर्षीय दलित व्यक्ति के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। पीड़ित को कथित तौर पर अगवा किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और 2 बार पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित ज्ञान सिंह जाटव के अनुसार हाल ही में बोलेरो गाड़ी चलाने से मना करने पर 3 लोगों ने उसे ग्वालियर से अगवा कर लिया। उन्होंने पिस्तौल, पाइप और लोहे की छड़ से उस पर हमला किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जाटव का फिलहाल भिंड जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंत्री राकेश शुक्ला ने पुष्टि की है कि पीड़ित को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया था और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये घटना राज्य में दलितों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं की एक और कड़ी है। कुछ ही दिनों पहले कटनी जिले में भी एक दलित व्यक्ति को अवैध रेत खनन का विरोध करने पर पीटा गया था और उस पर पेशाब किया गया था। एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के मामले में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। बेटे की मौत के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी पर हत्या का केस दर्ज। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना और 2 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर उनके बेटे अकील अख्तर की रहस्यमय मौत के संबंध में दर्ज की गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला मृतक के पड़ोसी शमशुद्दीन चौधरी की शिकायत पर दर्ज किया गया। एफआईआर के अनुसार अकील ने 27 अगस्त को अपनी मौत से पहले एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पिता का उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है और उनका पूरा परिवार उन्हें मारने या फंसाने की साजिश रच रहा है। बाद में संदिग्ध ड्रग ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने मौत के कारण की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, प्रदूषण 15 गुना ज्यादा। दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध का खुलेआम उल्लंघन हुआ, जिसके कारण मंगलवार सुबह दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह दिल्ली में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित सीमा से लगभग 15 गुना अधिक था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहा। दिवाली के बाद के 24 घंटों में यह स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जबकि त्योहार से पहले यह 156.6 माइक्रोग्राम था। ये 2022 में 168 और 2023 में 319.7 था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर में पूरी रात आतिशबाजी होती रही, जिसके कारण मंगलवार सुबह द्वारका जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 417 के गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिवाली और पटाखों का मुगल कनेक्शन। दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन आतिशबाजी हमेशा से इसका हिस्सा नहीं थी। पटाखों की शुरुआत प्राचीन चीन में हुई, जहां 9वीं शताब्दी में किमियागरों ने गनपाउडर का विकास किया। इतिहासकारों के अनुसार पटाखे चीन के साथ व्यापार के जरिए मध्ययुगीन काल में भारत पहुंचे। शुरुआत में इनका इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में शाही दरबारों में भव्य समारोहों और जीतों के लिए होता था। दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की परंपरा संभवतः 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई। इतिहासकार DM झा के अनुसार चीनी बारूद कला से उत्पन्न आतिशबाजी शुरू में भारतीय अदालतों में इस्तेमाल की जाती थी और बाद में दिवाली जैसे धार्मिक त्योहारों का हिस्सा बन गई। मुगल सम्राट अकबर ने दरबारी उत्सवों में आतिशबाजी को शामिल किया। इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका जिक्र किया है। जहांगीर के समय में यह एक कला का रूप बन गई। इस तरह जो आतिशबाजी आज दिवाली का पर्याय बन गई है, उसका एक दिलचस्प मुगल कनेक्शन है। आदिवासी हो भाषा को बचाने की मुहिम AI की मदद ले रहे विद्वान। भारत की कई प्राचीन और स्थानीय भाषाएं अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन्हीं में से एक है हो भाषा, जिसे झारखंड और ओडिशा के आदिवासी समुदाय बोलते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से इस भाषा को एक नई जिंदगी मिल रही है।
डॉक्टर बिक्रम बिरोली, जो कभी मवेशी चराते हुए अपनी देशी लिपि का अभ्यास करते थे, अब अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। 29 वर्षीय बिरोली ने हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पीएचडी पूरी की है। वह भाषा को संरक्षित करने के लिए एआई का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता बन गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस भाषा को लगभग 14 लाख लोग बोलते हैं। अपने शोध के लिए बिरोली ने लगभग 20,000 वाक्यों के डेटासेट पर एक एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया। ये सिस्टम बोली जाने वाली भाषा को लिखित पाठ में बदलने, शब्दों को वर्गीकृत करने और व्याकरण को समझने में मदद करता है। उनका ये काम आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लंबे समय से अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बिगड़े रिश्ते, कभी संरक्षक रहा पाक, अब कर रहा हमले, कभी अफगान तालिबान का संरक्षक रहा पाकिस्तान, अब एक नई हकीकत का सामना कर रहा है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पड़ोसियों के बीच हालिया झड़पों ने एक स्थायी दरार का खतरा पैदा कर दिया है। ये बिगड़ता संघर्ष इस्लामाबाद की बढ़ती हताशा को दिखाता है, जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के घातक हमलों से परेशान है। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह और समर्थन देता है। जब 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनकी सराहना की थी। लेकिन 4 साल बाद रिश्ते नाटकीय रूप से बिगड़ गए हैं। पाकिस्तानी आतंकवाद विरोधी विश्लेषक मोहम्मद आमिर राणा ने कहा, पाकिस्तान लंबे समय से इस भ्रम में जी रहा था कि अफगान तालिबान सत्ता में आने के बाद एक स्थिर करने वाली ताकत बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का तथाकथित दोहरा खेल एक ऐतिहासिक भूल थी। अब पाकिस्तानी अधिकारी इस बात पर निराशा व्यक्त कर रहे हैं कि तालिबान के सबसे करीबी हक्कानी नेटवर्क ने भी टीटीपी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं अफगान शासन इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है और रूस, चीन और भारत के साथ अपनी बढ़ती नज़दीकियों से उत्साहित महसूस कर रहा है। पाठकों से अपील, आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।